बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम करते हैं आपको आज के नए पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि एक नया डॉक्टर अगर ग्रेजुएट होता है होम्योपैथिक का, तो अपना क्लिनिक कैसे खोले वो, और उस जर्नी को किस तरह स्टार्ट किया जाए। इसके अंदर उसकी लाइसेंसिंग हो गई, रजिस्ट्रेशन हो गई है। तो इंशाल्लाह इस पॉडकास्ट में हम इन सब चीज़ों को कवर करेंगे डिटेल में। तो डॉक्टर साहब हमें इंशाल्लाह इसके बारे में बताएंगे कि एक नई क्लिनिक खोलने के लिए जो है वो किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इन्वेस्टमेंट हो गई या जो भी इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है आज कवर करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम, अल्लाह का शुक्र, खैरियत। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि नया क्लिनिक जो है वो खोलने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ये एक बहुत बड़ा मसला है कि जब कोई भी बच्चा या बच्ची या यानी जो DHMS करता है, यानी वो डॉक्टर बनता है, तो वो फिर बड़ा परेशान होता है कि मैं कैसे क्लिनिक खोलूँगा, क्या करूँगा। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि आम तौर पे यानी मुख्तलिफ़ कॉलेजों के अंदर 6 माह की ट्रेनिंग दी जाती है। यानी जब भी कोई स्टूडेंट DHMS पास करता है, यानी वो डॉक्टर बन जाता है, तो उसको चाहिए कि किसी भी कॉलेज से या किसी भी डॉक्टर साहब के पास जाके वो 6 माह की ट्रेनिंग ले। प्रैक्टिशनर की? जी, ठीक है। प्रैक्टिस करने की ट्रेनिंग ले कि दवाइयाँ कैसे बनानी है, क्या करना है, कैसे पूरा सिस्टम चलाना है। जब वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेता है तो उसको जो 6 माह का एक्सपीरियंस होता है, वो अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को लेके तो 6 माह का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी साथ लगाता है और उसकी बेस पे वो डॉक्यूमेंट्स जमा कराता है कौंसल के अंदर। तो वहाँ से उसको रजिस्ट्रेशन इशू होती है। ये कौन से काउंसिल में होगी, जहाँ जिस शहर में वो काम कर रहा है, जिस डॉक्टर के पास? देखें, वो अपने कागजात इस्लामाबाद के अंदर नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथिक का ऑफिस है, वहाँ पे अपने वो डॉक्यूमेंट जमा कराएगा। आम तौर पे ये होता है कि ये डॉक्यूमेंट्स कॉलेज के ज़रिए जमा कराए जाते हैं। कॉलेज में आप यानी मुतलका ऑफिस में जमा कराएंगे कि मैंने क्लिनिक खोलना है, मुझे रजिस्ट्रेशन करवा के दी जाए। तो उसमें वो क्या होगा, कुछ 4 तस्वीरें लगती हैं, कोई ID कार्ड की कॉपी होती है, एड्रेस वगैरह होता है, DHMS फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की जो मार्कशीट होती है वो लगती है। उसके अलावा ये होता है कि कोई उसकी मखसूस फ़ीस होती है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये होता है कि 6 माह का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, किसी भी डॉक्टर का हो या उस कॉलेज का, डिस्पेंसरी का हो। तो जब आप ये डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे तो उसकी बेस पे पहला स्टेप तो उसका ये मुकम्मल होगा कि उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, यानी वो रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो इसमें जब डॉक्टर बन जाएगा वो, तो NCH में रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार क्या होगा फिर उसका? देखिए, वो मैंने पहले बताया ना कि आप जब वहाँ यानी जाएंगे, या तो कॉलेज के अंदर कागजात जमा कराएंगे या वहाँ जाएंगे, वो आपको मतलब है कि एक फॉर्म फिल कराएंगे, उसके अंदर आप अपनी बायोडाटा जमा करेंगे, डॉक्यूमेंट्स फिल करेंगे, उसके अंदर एक चालान होगा बैंक का, आप वो फीस जमा कराएंगे। कैश भी आप रसीद कटवा सकते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब इसमें ये वेरी करता है हर एक प्रोविंस का, या एक जैसा सेम प्रोसीजर होता है? नहीं, वेरी नहीं करता, एक ही प्रोसीजर होता है। यानी कोई बंदा या तो काउंसिल में डायरेक्ट जाएगा या अपने मुतलका कॉलेज को डॉक्यूमेंट्स देगा, तो वो उसकी फ़ीस जमा कराएंगे और उसको रजिस्टर्ड करवा के देंगे। इसमें एक सवाल ये भी आता है, अगर एक कैंडिडेट वो इस्लामाबाद से जो है वो ग्रेजुएट होता है होम्योपैथिक का, और वो पंजाब का डोमिसाइल कैरी करता है या सिंध का या KPK का, तो उसके सूरत में क्या करेगा वो, कि वो फिर अपने डोमिसाइल जिस उसका है उसको वो करेगा? होम्योपैथिक डॉक्टर को डोमिसाइल से कोई मसला नहीं है। ठीक है। उसने यानी जो नेशनल काउंसिल है उसी से रजिस्टर्ड होना है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो मैंने बता दी है। तो क्लिनिक जो है वो किस जगह खोला जाए? क्लिनिक देखें, अगर तो ख़वातीन हैं तो वो घर में भी खोल सकती हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होता है कि किसी न किसी छोटी मोटी मार्केट में खोला जाए, जहाँ लोगों की एक्सेस बहुत आसानी से होती है। उसके अलावा जहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त होती है। उसके अलावा ये होता है कि क्लिनिक ऐसी जगह पे खोला जाए जैसे ग्राउंड के ऊपर, यानी मतलब है कि जहाँ क्लियर नजर आए, निचली मंजिल के ऊपर, क्योंकि मरीजों का ये भी बड़ा मुश्किल होता है कि ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के, अगर आप यानी ऊपर वाली मंजिल पे क्लिनिक खोलेंगे तो मुश्किल हो जाएगा।
यानी किसी भी क्लिनिक को, बिलखसूस होम्योपैथिक क्लिनिक को, क्योंकि इस पर क्रॉनिक किस्म के पेशेंट आते हैं, लाइलाज किस्म के मरीज आते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो चल नहीं सकते ज़्यादा, जी तो उनको आसानी होती है, ग्राउंड फ्लोर पे होता है तो अंदर एक्सेस उनको इजीली मिल जी, जाती है। आसानी से वो आ जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इसमें जब ख़वातीन घर पे अगर खोलती हैं, कोई मर्द हजरात भी घर में खोलना चाहते हैं क्लिनिक, तो उस पर कोई ऑब्जेक्शन वगैरह नहीं होता? देखिए, घर में सबसे बड़ा मसला तो ये होता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है या जो घर होता है उसको कमर्शियल किया जा सकता है, ठीक है। आपका बिजली का मीटर कमर्शियल हो सकता है और बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो इसमें लेकिन बेहतर ये होता है कि आप मार्केट में खोलें, ठीक है। छोटी मोटी दुकान ले लें, आप एक टाइम रखते हैं, जैसे मेरा क्लिनिक का टाइम है सुबह 11:30 से शाम 6:30 बजे तक होता हूँ। कई डॉक्टर ये होते हैं कि सुबह भी खोलते हैं 2-4 घंटे, शाम को भी खोलते हैं। तो बेहतर ये है कि आप मार्केट में खोलेंगे, उससे फ़ायदा ये होता है कि घर के अंदर क्लिनिक का बाज़ औक़ात ये भी मसला होता है कि लोग जो है ना 24 घंटे तंग करते रहते हैं, जी ये मसला हो गया, जी ये मसला हो गया, ये इमरजेंसी हो गई। वो अपनी लाइफ डिस्टर्ब हो हालांकि जाती है लोग डॉक्टर की। खुद अपनी मर्जी से लेट आते हैं, लेकिन कहते हैं नहीं जी इमरजेंसी हो गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था। तो जब आप भले अपने घर के नज़दीक खोलें, लेकिन मार्केट में खोलने ज़्यादा बेहतर होता है। डॉक्टर साहब, अगर हम देखें तो मेडिकल की फील्ड माशाल्लाह तरक्की कर गई इतनी ज़्यादा कि होम्योपैथिक को भी इतनी ज़्यादा एक अच्छी एक पाथ मिल गया उसको कि लोग इस चीज़ के ऊपर आ रहे हैं और लोग जो है इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा इलाज भी हो रहा है होम्योपैथिक से। अब मुझे बताइए कि जो मेडिसिन्स हैं वो किस तरह की होनी चाहिए और कितनी मिकदार में होनी चाहिए क्लिनिक के अंदर? देखें, नया क्लिनिक खोलने के लिए कम से कम 300-400 पोटेंसीज होनी चाहिए उस डॉक्टर साहब के पास। वो पोटेंसी 200 पावर में हो, कुछ 30 में हो, कुछ 1 एम में हो, कुछ CM में हो। यानी जो बुनियादी दवाइयाँ हैं ना 100 के लगभग, उसकी तमाम पोटेंसियाँ हों, यानी जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं कम से कम उसको तो हैंडल किया जा सके ना। तो 300-400 के लगभग पोटेंसियाँ जो हैं वो ज़रूरी है। ठीक है। डॉक्टर साहब, क्या आप समझते हैं कि बुक्स वगैरह या सर्टिफिकेट्स वगैरह जो हम लगाते हैं हमारे पास डॉक्टर्स वगैरह क्लिनिक के अंदर, तो इसके ऊपर आपकी ओपिनियन क्या है? क्या बुक्स वगैरह रखनी चाहिए और सर्टिफिकेट्स लगाने चाहिए? देखिए, बुक्स का ये होता है कि ज़ाहिर है आपके पास कोई ना कोई 2-4 किस्म के मटीरियल मेडिका होंगे, जैसे बोरिक मटीरियल मेडिका बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर खनेजा की किताब बहुत मशहूर है, जिसको उर्दू का तर्जमा हुआ है दामन शिफा। अच्छा। रेपर्टी की ज़रूरत पड़ सकती है। डॉक्टर फतेह शेर की किताबें बहुत अच्छी हैं। ये पायनियर्स हैं सारे। कैंट होम्योपैथिक मटीरियल, यानी नए डॉक्टर की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो नए डॉक्टर को चंद एक किताबें तो ज़रूर रखनी चाहिए। ज़ाहिर किताबें होंगी तो वो साथ साथ पढ़ता रहेगा तो अपना नॉलेज इम्प्रूव करता रहेगा। आप समझते हैं जो आपने जो बुक्स की जो बात की है, जितनी बुक्स आपने इसके ऑथर्स वगैरह आपने जो भी बताएं, जी, तो क्या समझते हैं कि ये पायनियर्स हैं अपनी फील्ड के अंदर और बहुत ये ज़रूरी है? ये ज़रूरी है। कैंट रेपर्टी ज़रूरी है, मॉर्फी की रेपर्टी ज़रूरी है। ठीक है, बाकी जो मैंने किताबें बताई हैं, ज़ाहिर किताबें होंगी तो वो बेहतर से बेहतर स्टडी कर सकता है, अपने केसेस को समझ सकता है, देख सकता है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में हमने देखा है कि काफ़ी मिडिल क्लास लोग रहते हैं और मेडिकल में हम देखें तो हॉस्पिटल्स के अंदर या बाकी ट्रीटमेंट देखें तो काफ़ी ज़्यादा महंगा है। तो क्या फ़ीस होनी चाहिए एक होम्योपैथिक डॉक्टर अगर शुरू में क्लिनिक स्टार्ट करता है? देखें, होम्योपैथिक डॉक्टर के फ़ीस का ये होता है कि केस टू केस फ़ीस वेरी कर सकती है, लेकिन आम तौर पे अगर एक बंदा 1000 के लगभग महीने की दवाई बनाता है तो बिल्कुल मुनासिब फ़ीस है। प्लस अगर वो कोई एक्स्ट्रा दवाई देता है, कोई टिंचर का इस्तेमाल करता है या कोई और टिंचर महंगे सस्ते भी होते हैं, तो वो प्लस माइनस उस टिंचर की फ़ीस ले सकता है, लेकिन मुनासिब फ़ीस होगी तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो केस जो हैंडल करना है उसने, केस टेकिंग जो जिसे कहते हैं, तो किस तरह से की जाए? देखिए, केस टेकिंग से मुराद ये है कि जब भी मरीज़ आता है उससे आप पूछें जी क्या मसाइल हैं आपके, बड़े मसाइल क्या हैं, मेजर क्या मसले आप जिस वजह से आप मेरे पास आए हैं। उसके अलावा उसकी ख़ानदानी हिस्ट्री पूछें। इसी तरह करके और क्या करना चाहिए कि उसको सर से लेके पाँव तक यानी उसकी इलामात ले पूछे, वजाहत करे। पर्टिकुलर जो डिजीज 24 घंटे की उस बंदे की लाइफ है उसके बारे में पता हो। अच्छा। तो ये जो 3-4 चीज़ें हैं ना उसमें, यानी केस टेकिंग में साइंस को भी देखे, सिम्टम को भी देखे कि रूट काज क्या है इसकी मोडेलिटी क्या है, इसकी माइंड सिम्टम क्या है, इसकी फ़िज़िकल सिम्टम क्या है।
तो केस पूरी तवज्जो से सुनेगा तो दवाई बेहतरीन सेलेक्ट हो जाएगी। दवाई का जिक्र आया, तो दवाई कैसे बनाई जाए? मेडिसिन जो उसका प्रोसेस है वो किस तरह होता है? मेडिसिन का देखिए, मैंने पहले भी बताया कि पहली बात तो ये है कि वो पोटेंशियाँ 300-400 रखे, जो ज़रूरी टिंचर है वो भी रख सकता है, कुछ कंपाउंड भी रख सकता है। ज़ाहिर है उसको नहीं समझ आ रही तो बजाय इसके कि उसका मरीज़ ही ख़राब हो जाए, तो वो इससे बेहतर नहीं है कि वो लकोरिया की दवाई का एक नंबर पकड़ा दे, कंपाउंड पकड़ा दे। आस्ता आस्ता मर समझ आएगी तो फिर वो अपनी प्रैक्टिस को बेहतर कर सकते हैं। दवाई बनाने का तरीका ये होता है कि वो 3 ड्रम की, 1.5 ड्रम की डब्बियाँ लेगा, 5 ड्रम की डब्बियाँ लेगा, जिनको मतलब ड्रम कहते हैं। उसके अंदर ग्लोब्यूल्स डालेगा 40 नंबर, या डिस्कट डालेगा, या ब्लैंकेट्स डालेगा 1 ग्रेन वाइट की या 2 ग्रेन वाइट की। वो हर डॉक्टर का अपना अपना तरीका है। जब वो कोई भी डॉक्टर, एक ट्रेनिंग मैंने इसलिए बात की थी कि जब वो किसी भी डॉक्टर साहब के साथ 6 माह की ट्रेनिंग लेगा तो वहाँ से उसको ये पता चल जाएगा कि दवाई बनानी कैसी है। जो मदर टिंचर होते हैं वो तो कतरों की बोतलें होती हैं, 10 ml, 20 ml या 60 ml बड़ी बोतलें भी होती हैं। कतरे तो उसमें डालेगा, बाकी जो ग्लोब्यूल्स हैं वो बिस्किट्स में डाल देगा। अगर शुगर का मरीज़ है तो उसको ब्लैंकेट्स में बना देगा। बिस्किट में भी दवाइयाँ बनाई जा सकती हैं, पुड़ियाँ भी बनाई जा सकती हैं। पुड़ियाँ बनाने का अपना एक तरीकाकार है। इसके हवाले से थोड़ा सा गाइड कीजिए व्यूअर्स को कि पुड़ियों का ये होता है कि पुड़ियों का नुक्ता एक कीमती ये होता है कि जब भी आप पुड़ियाँ बनाते हैं, एक तरीका तो ये है कि ऊपर आप यानी 15 नंबर की ग्लोब्यूल्स डालें, तो उसके ऊपर एक कतरा डालें और उसके ऊपर जो है ना शुगर और मिल्क पाउडर भी डालें। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम ये समझते हैं कि जब भी मसलन आपने नक्स का किसी को CM की एक पुड़िया देनी है तो आप उसको ना पहले प्लास्टिक की डब्बी में 15 नंबर ग्लोब्यूल्स के ऊपर कतरे डाल लें, वो भर लें और 20, 30, 50 पुड़ियाँ एक ही दफ़ा बना लें नक्स की। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपके कतरे दवाई भी कम इस्तेमाल होगी और आपकी जो पुड़ियाँ होंगी उसके ऊपर आप बारीक ग्लोब्यूल डालते रहेंगे। तो फिर नीचे थोड़ा सा मिल्क पाउडर डालें, उसके ऊपर पुड़ियाँ बनाने के लिए फिर ऊपर बारीक गोलियाँ डालें। यानी आपने कतरा डाल के पुड़िया नहीं बनानी, बल्कि आप क्या करें कि उसको बारीक जो गोलियां जिसके ऊपर आपने कतरे डालें उससे पुड़िया बनाएं। सही। उससे यानी एक तो कॉस्ट भी कम आती है और रिजल्ट भी ज़्यादा होता है। जाहिर है वो कॉस्ट अगर पीछे डॉक्टर की कम आएगी तो फिर आगे फीस के अंदर भी कमी पेशी हो सकती है, मरीज को भी फायदा होता है। मरीज को भी फायदा होता है। डॉक्टर साहब, जैसे हम देख रहे हैं कि आप ये सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना माशाल्लाह से अपनी कैंपेन वगैरह आप रन कर रहे हैं, ठीक है, या आप जो है वीडियोस बना रहे हैं, लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर, जिससे काफ़ी लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो क्या नए डॉक्टर अगर आता है कोई, आप समझते हैं कि उसको भी ये रोड मैप इख्तियार करना चाहिए? देखिए, कोई भी डॉक्टर है, नया है या पुराना है, तो उसको देखिए ना, एक फ़न है, उसके पास अपना क्लिनिक है, उसका अपना मखसूस हल्का है, बाब है, उसके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उसके मसले मोबाइल में अगर 1000 नंबर है तो वो किसी को बताएगा कि मैंने क्लिनिक खोला है, तो कैसे किसी को पता चलेगा? या आप किस सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, या आप मतलब है कि कोई केस ठीक हुआ है, या जो भी आपके मामलात हैं। तो आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, लोगों को बताना भी ज़रूरी है। आप उससे ये बता सकते हैं कि मेरा आज क्लिनिक बंद है, ये मेरे क्लिनिक की टाइमिंग ये है, या मैं कोई कैंप लगा रहा हूँ, कैंप की आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, अपने क्लिनिक की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। मतलब जितने भी आपके लोग हैं वो आके देखेंगे तो सोशल मीडिया पे लोग शेयर करेंगे तो नए लोगों को पता लगेगा कि यहाँ पर कोई क्लिनिक है। हर बंदे का एक मखसूस हल्का है, बाब है, हर बंदे का फेसबुक अकाउंट है, ऐसा ही है बिल्कुल। यूट्यूब बहुत सारे लोगों ने बनाए हुए हैं, इसी तरह करके व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप्स हैं लोगों के। तो नया डॉक्टर होगा तो वो भी अपना हल्का है, बाब में कम से कम 2, 4, 600, 1000 को तो अपनी क्लिनिक के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। मदर टिंचर कौन सी ज़रूरी है? मदर टिंचर देखें, ज़रूरी वो होते हैं जैसे मिसाल के तौर पे आर्गन लेवल की डिजीज़ होती हैं, जैसे गुर्दों के मसाइल हैं, जिगर के मसाइल हैं, लंग्स के मसाइल हैं, दिल के अमराज हैं, जो क्रोनिक जैसे बर्बरस है, चेलिडोनियम है, क्रेटिकस है, स्पीडोस्पर्म, तो चंद एक मदर टिंचर प्रैक्टिस में ज़रूरत पड़ सकते हैं। अच्छा, ये तो ज़बरदस्त हो गया। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि अगर कोई नया डॉक्टर क्लिनिक खोल रहा है तो क्या शुरू में हेल्पिंग स्टाफ या कंपाउंडर की ज़रूरत है कोई? देखें, आम तौर पर तो ये होता है कि जो नया क्लिनिक होता है उसके ऊपर मतलब है कि एक बंदा भी काम कर सकता है,
लेकिन अगर आप कोई यानी स्टाफ में कोई एक आध बंदा रखते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है, 100 इमरजेंसी हो जाती है, कोई गेस्ट आ जाते हैं, दवाई बनानी पड़ जाती है, मरीज़ ज़्यादा हो सकते हैं, या कोई चीज़ लानी पड़ सकती है, कोई बाहर से चीज़ लानी पड़ सकती है, बजाय इसके कि वो डॉक्टर साहब खुद ही मतलब है कि मसले को हैंडल करें। तो उनको चाहिए कि स्टाफ में एक आध बंदा ज़रूर हो साथ, ताकि उसको सपोर्ट, वो क्लिनिक खोल दे, बंद कर दे, कि लाइटें जला दे, कुछ कर दे, सफाई कर दे, तो हेल्पिंग हैंड एक आध बंदा होना चाहिए। डॉक्टर साहब ये तो बात होगी इसके जो हेल्पिंग असिस्टेंट स्टाफ हो गया। एक डॉक्टर को डेली कितना लर्निंग करनी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए अपने उस शोबे से रिलेटेड? देखिए कोई भी शोबे आपने देखा होगा कि लोग अपने शोबे के साथ अपडेट होते रहते हैं। अब मिसाल के तौर पे एक डॉक्टर साहब हैं, वो अगर डेली बेस पे 2-3 घंटे स्टडी नहीं करते तो फिर भी उनका मसला होगा। ज़ाहिर है उनके पास नए नए केस आते हैं, तो वक्त के साथ स्टडी करना बड़ा ज़रूरी है। ख़ास करके डॉक्टर के लिए तो स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ साथ स्टडी करेगा, मटीरियल मेडिका को देखेगा, दवाइयों को देखेगा, कौन सी बीमारी है, एनाटमी को, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी को देखेगा, दोस्तों से डिस्कस करेगा, मुख्तलिफ लेक्चर सुनेगा। ठीक है, कम से कम कितने घंटों की स्टडी होनी चाहिए? देखिए एक बेहतरीन डॉक्टर अगर आप बनना चाहते हैं तो बेहतर है कि 2-3 घंटे की स्टडी मस्ट है। आप ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, कोई लेक्चर खोल के सुन सकते हैं, कोई वीडियो सुन सकते हैं, कोई डाटा पढ़ सकते हैं, ठीक है, किसी मेडिसिन को पढ़ सकते हैं, अलामात को देख सकते हैं, आपने जो केस दिन को देखा है वो ठीक हुआ है, नहीं ठीक हुआ, कितने ठीक हुआ है, कम ठीक हुआ है। स्टडी तो ज़रूरी है, स्टडी के बगैर काम नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब दवाई कितने दिन की दी जाए, ये क्या मर्ज पे डिपेंड करता है? देखिए केस टू केस दवाई वेरी करती है। जो नए डॉक्टर होते हैं बेहतर है कि वो पहले हफ्ते की दवाई दें या 15 दिन की दें। अगर कोई मरीज़ दूर से आ रहा है तो महीने की भी दवाई दी जा सकती है। केस टू केस वेरी करता है। एक्यूट फेज़ है, यानी अगर किसी बंदे का बीपी का मसला है, नए डॉक्टर साहब को तो चाहिए कि वो अपने मरीज़ों को हफ्ते में 1-2 दफ़ा ज़रूर विज़िट कराएं, उनका बीपी चेक करें, उनके मामलात देखें, उनकी सेहत देखें। एक्यूट फेजेस को बार बार मरीज़ को बुलाना पड़ जाता है। केस टू केस वेरी करता है कि आपने दवाई कितने दिन की देनी है, लेकिन कम से कम हफ्ता 15 दिन की ज़रूर दें। उसमें मुझे हमें भी ये बताइए कि जो पोटेंसी है वो कौन सी लाजमी ज़्यादा है? पोटेंशियम मैंने देखे पहले भी बताया आपको कि लो डोज पोटेंशियम भी लाजमी है, लेकिन 1 mcm पावर की पोटेंशियम भी ज़रूरी है। ठीक है, हर किस्म की पोटेंसी ज़रूरी है। ज़ाहिर है आप नए डॉक्टर हैं, आपको आस्ता 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 तजर्बा होगा कि मैंने ये दवाई कहाँ पे देनी है, ये कहाँ पे देनी है। वो जब आप ट्रेनिंग लेते हैं तो आप लोग कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो जाता है कि हाई कहाँ देनी है, लो कहाँ देनी है। डॉक्टर इसी से अगला मेरा एक सवाल है कि क्या ट्रेनिंग लेना काफ़ी ज़रूरी है या फ़ौरन मेडिकल देखिए ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है ना। किसी को क्या पता दवाई कैसे बनेगी, क्या होगा। इसीलिए तो उसकी लीगल रिक्वायरमेंट भी है कि आप 6 माह तक ट्रेनिंग लें और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगी। ये एक तरह का इंटर्नशिप हो गया? जी, इंटर्नशिप है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक होम्योपैथिक क्लिनिक खोलने के लिए किन लाइसेंसेस और परमिशन की ज़रूरत है? देखिए एक तो लाइसेंस होगा, यानी रजिस्ट्रेशन होगी, NCH से रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद पंजाब हेल्थ केयर कमीशन भी है। पंजाब के अंदर हर सूबे का अपना हेल्थ केयर कमीशन है। अगर पंजाब का बंदा है तो वो अपनी एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेगा और अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी है, मतलब क्लिनिक के मामलात लिख के तफसील फॉर्म फिल करके देगा पंजाब हेल्थ केयर को कि मैंने ये क्लिनिक खोला है फ़लाँ जगह पे, इसका एड्रेस ये है और इसके औकात ये है, ताकि इसको रजिस्टर्ड कर दें। वो पंजाब हेल्थ केयर पहले इसको रजिस्टर्ड करेगा और कुछ अर्से बाद फिर उसको बाकायदा लाइसेंस देगा। ठीक है। वो लाइसेंस फिर वक्त के साथ साथ रिन्यू होता है, वो उसकी एक्सपायरी होती है उसके अंदर। जी 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 जी। तो डॉक्टर साहब क्लिनिक खोलने के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी दरकार है? देखिए पहली बात तो ये है कि लोग कहते हैं जो होम्योपैथिक क्लिनिक सही नहीं होते, साफ़ नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं। बेहतर मशवरा ये है कि एक मुनासिब क्लिनिक खोला जाए। कम से कम एक बड़ी दुकान हो या 2 दुकानें इकट्ठी हो जाए, साफ़ सुथरा हो, औरतों को बैठने की अलग जगह हो, मर्दों को बैठने की अलग जगह हो, डॉक्टर साहब का जो रूम है अलग हो, ताकि सिक्रेसी भी मेंटेन हो ना। सही है, बिल्कुल। क्लिनिक बेशक छोटा हो, खूबसूरत हो, सेपरेट हो, मेल फीमेल्स का अलग अलग सिस्टम हो, तो ये बड़ा ज़रूरी है। उससे फिर लोगों का एतमाद बढ़ता है, क्लिनिक अच्छा चलता है।
डॉक्टर फिर ज़्यादा ट्रस्टेबल भी हो जाता है और जी, लोग जी। रिलाई करते हैं उस चीज़ जी, पे कि जी, डॉक्टर जी। अच्छा है, माहौल अच्छा है, तो वो फिर कंफर्टेबल फील करते हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर क्लिनिक रजिस्टर्ड ना हो तो किन लीगल इश्यूज के अंदर डॉक्टर जा सकता है? देखिए, क्लिनिक रजिस्टर्ड नहीं होगा तो फिर तो सबसे पहले हेल्थ केयर कमीशन उसको सील करेगा। उसको कोई भी अथॉरिटी उसको सील कर सकती है, तो रजिस्ट्रेशन तो लाजमी है, उसके बगैर तो फ़ायदे नहीं है। आम बंदा भी उसको ओके नहीं करेगा, वो कहेगा ये तो डॉक्टर रजिस्टर्ड ही नहीं है। अब कुछ लोगों को पता ही नहीं होता, रजिस्ट्रेशन बोर्ड वगैरह लगा नहीं, नहीं वो होता। आते हैं, वो देखते हैं, जैसे हमारी ये देखें रजिस्ट्रेशन सब चीज़ें लगी हुई हैं, तो इसी तरह करके लोग आके देखते हैं, चीज़ों को गौर फिक्र कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, क्लिनिक अगर खोला जाए तो क्या डॉक्टर अपने नाम से क्लिनिक खोले या कोई जेनेरिक कोई नाम रखे देखिए, उसका? किसी बच्चे के नाम पे भी खोल सकते हैं, किसी और नाम से भी खोल सकते हैं, लेकिन मेरा ज़्यादा मशवरा ये होता है कि उस डॉक्टर के नाम पे ज़्यादा बेहतर होता है। अब देखें, मेरे बेटे का नाम है साइम, हमने साइम होम्योपैथिक क्लिनिक खोला हुआ है। अक्सर लोग मुझे आके कहते हैं जी आप डॉक्टर साइम हैं। अच्छा, फिर कईयों को डॉक्टर साइम का पता होता है, डॉक्टर वकार भुट्टा का नहीं पता होता, तो ये इसमें ये मसाइल होते हैं कि मसलन वकार होम्योपैथिक क्लिनिक, साइम होम्योपैथिक, यानी अपने नाम से क्लिनिक खोलना ज़्यादा आसान होता है। लोग उसमें- क्लियर होते हैं उसमें। उस नाम से फिर आप चल रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, नए मरीजों को कैसे मुतवज्जह किया जाए? देखें, नए मरीज़ों के लिए ये ज़रूरी होता है कि एक तो आप यानी मतलब है कि अपने क्लिनिक के बाहर 2-4 चीज़ें लिख के लगाएं कि इन चीज़ों का इलाज किया जाता है। उसके अलावा आप महीने बाद कोई छोटा मोटा कैंप लगाएं, ठीक है। अपने हल्का बाप को पहले भी मैंने बताया कि आपका जो अपने यानी जानने वाले हैं उनको बताएं जी कि मेरा क्लिनिक है, इन इन बीमारियों का हम इलाज करते हैं, ये बीमारियां ज़्यादा ठीक हो सकती हैं। तो उनको मुतवज्जो करने के लिए देखें, बात होती है बताना। अगर हम किसी को बताएंगे नहीं तो कैसे लोगों को पता चलेगा कि ये बंदा बांझपन का इलाज कर रहा है, ये गुर्दों का इलाज कर रहा है, डेफिनेटली ये दिल के बताना तो अमराज का ज़रूरी इलाज, है। ये शुगर का इलाज कर रहा है, तो लोगों को बताना भी बड़ा ज़रूरी है। होम्योपैथिक क्लिनिक जो है वो, यहाँ तक हमने जो बात की कि एक डॉक्टर बनने के लिए उसको किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग, मेडिसिन हो गई, उससे क्लिनिक ओपन, सब कुछ हो गया, ठीक है। अब जो है उसको क्या मुश्किलात आ सकती हैं? देखिए, मुश्किलात ये होती हैं कि जब वो बंदा स्टडी नहीं करता या दोस्तों से केस डिस्कस नहीं करता या वो बाकायदा तौर पे फॉलो अप नहीं करता, तो मसाइल ये होते हैं कि मरीज़ आके कुछ बता रहा होता है, वो कुछ बंदा समझ रहा होता है, बाज़ औक़ात वो दवाई सही तरह नहीं दे रहा होता, सिलेक्ट नहीं कर सकता, तो वक्त के साथ आस्ता आस्ता चीज़ें समझ आती हैं। होम्योपैथी में ये होता है कि टाइम लगता है, लेकिन आस्ता आस्ता अगर आपने पहले महीने में 20 मरीज़ देखे हैं तो अगले महीने आप 40 देख सकते हैं, अगले महीने 60 दे सकते हैं। आस्ता आस्ता लोगों का भी इत्मीनान बनता है, और जब मरीज़ ठीक होते हैं, कुछ फार्मूले होते हैं, पेट काम करते हैं, काजटिव फैक्टर की दवाइयाँ बेहतरीन काम करती हैं। तो अब मेरी आप वीडियो देखें तो उसमें देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं काजटिव फैक्टर पे बनाई गई हैं, और बहुत सारे डॉक्टर हैं, मतलब है कि मुख्तलिफ यानी उनके बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हैं, नुक्ते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ डॉक्टर के आप लेक्चर सुनेंगे तो बात बनेगी ना। आपकी बात करने का मकसद ये है कि एक डॉक्टर बन गया तब उसको चाहिए कि वो कम्प्लीटली उसके अंदर और डीप डाउन स्टडी करे उन चीज़ों को, उसके साथ जो है वो कंप्लीट एक रिलेशनशिप बनाए अपना उन चीज़ों के साथ, तो ताकि फिर वो सक्सेसफुल डॉक्टर बनेगा। शुरू में तो एक्यूट फेज आते हैं, आस्ता आस्ता क्रानिक आते हैं, बड़े बड़े मरीज आते हैं, लाइलाज आते हैं, एक केस ठीक हुआ 10 और आ गए, तो केसेस तो डॉक्टर सारी उम्र मरते दम तक पढ़ता रहता है, सीखता रहता है, समझता रहता है, सिखाता रहता है। तो मरीजों को डॉक्टर एज क्या उनको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए होम्योपैथिक के बारे में जिससे वो मोटिवेट हों और काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ देखिए, मोटिवेशन यही है कि आपने फोकस करना है कि मरीज़ ठीक हो। आपका एक मरीज़ ठीक होगा, आप वो 10 मरीज़ लेके आएगा, लेकिन अगर मरीज़ ही ठीक नहीं होंगे तो वो कहेगा मैं तो गया था, मुझे तो फ़ायदा नहीं हुआ। आपने यानी दूसरा फिर ये होता है कि नए डॉक्टर को ये चाहिए कि घबराना नहीं है, फोकस करे, ठीक हो जाता है हर बंदा। मतलब है कि ये नहीं होता कि सारे सीनियर होते हैं, जूनियर होता है तो फिर सीनियर बनता है, टाइम लगता है। किसी को 2 साल प्रैक्टिस को हो गए, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए। वो उसकी मेहनत पे डिपेंड करता है, वो कितनी जल्दी जितनी मेहनत करेगा, शुरू में एक मरीज़ देखेगा रोज़ाना, बाद में फिर हफ्ते में मतलब 100 मरीज़ भी देख लेगा।
फिर बाद में 200 पे भी आ जाएगा। तो वक्त के साथ साथ मरीज़ बढ़ते रहते हैं। नए क्लिनिक खोलने के बाद डॉक्टर जो है वो कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वो कभी कभार जो है वो क्लिनिक या देखिए, उनका शोभा फेल हो जाता है? गलतियाँ यही होती हैं कि एक तो पोटेंशियाँ सही तरह आपके पास नहीं है, स्टडी सही नहीं है, केस को समझना नहीं है, जल्दी कर दी। क्लिनिक लोग टाइम पर नहीं आते, 11 बजे का टाइम है तो 12 बजे आ रहे हैं, छुट्टी बगैर बताए कर लेंगे। इसलिए मैंने कहा जब कोई ना कोई स्टाफ होता है तो कम से कम ये तो मालूमात होती है ना कि डॉक्टर साहब आज लेट हैं, आने वाले हैं। अगर क्लिनिक बंद होगा तो फिर अगला बंदा समझ जाए पता नहीं क्या मसले को फौतगी हो गई है, कहाँ चले गए हैं, बीमार हैं, कब आएंगे। हो सकता है एक दिन घंटा लेट हो, तो हो सकता है मरीज़ हफ्ता ना आए कि पता नहीं कब खुलेगा। तो इसलिए ये छोटी मोटी गलतियाँ, टाइम की पाबंदी करें, स्टडी लाजमी करें। तो उसके अलावा ये होता है कि अखलाक से पेश आएँ, ये ज़रूरी है। सफाई सुथराई का ध्यान रखें, ठीक है, बड़ा यानी केयरफुल होना तो ज़रूरी डॉक्टर होता है। जितना इनकॉर्पोरेट करेगा इन चीज़ों को और मैनेज करता जाएगा तो पेशेंट जो है वो उससे ज़्यादा मिलजुल के रहेगा, वो ज़्यादा कोशिश करेगा कि ये डॉक्टर रिलायबल है। पहला नुक्ता ये है कि मरीज़ को मुतमिन करना, ठीक होना तो बात का मसला है। ऐसा ही है। वो मरीज़ मुतमिन होगा तो फिर ठीक होगा ना, यानी केस टू केस मतलब है कि उसके साथ हैंडल करे। जाहिर है कोई केस सॉल्व होगा तो फिर जाके थोड़ा कामयाबी की तरफ मिजाज पहुंचा सख्त जाएगा। होगा उससे भी मसले बनेंगे। डॉक्टर का पोलाइट होना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बड़ी पॉइंट की बात है। काफ़ी डॉक्टर्स हम भी देखते रहते हैं कि किसी का माइंडसेट जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट एग्रेसिव होता है। कभी वो बीमारी को ये देख के, तो वो रिपोर्ट्स देख के तो मरीज़ पे जो है वो शाउटिंग या स्कॉल्डिंग शुरू कर देता है कि आप अभी तक कहाँ थे, आपने इसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाया, बजाय उसको मोटिवेशन दे, उसको हौसला दे। तो इससे फिर काफ़ी मरीज़ जो है वो हर्ट हो जाता है। मरीज़ को सब्र दें, हौसला दें, उसको परेशान ना करें, उसको ख़तरे की बातें ना बताएं, उसको उम्मीद दिलाएं, ठीक है, उसकी ब्रेन वॉशिंग करें, उसको दवाई आराम से समझाएं। ज़ाहिर है हम जब तक केयर नहीं करेंगे तो मसले तो हल नहीं होंगे। मरीज़ एक तो पहले से ही परेशान होता है, फिर डॉक्टर का अगर रवैया इस तरह से होगा एग्रेसिव तो मरीज़ तो और ज़्यादा हर्ट हो जाएगा। अब डॉक्टर साहब ये बताइए कि अगर एक डॉक्टर जो है वो स्पेशलाइज्ड एक फील्ड के अंदर है जी, तो वो बाकी और डिजीज़ के ऊपर कैसे जाएगा और उसमें किस तरह अपनी महारत को अच्छा बनाएगा? देखिए अक्सर डॉक्टर साहबान जो है ना वो एक आध सब्जेक्ट पे लाजमी काम करते हैं, यानी जैसे कोई शुगर पे काम कर रहा है, कोई बांझपन पे काम कर रहा है, कोई गुर्दों पे काम कर रहा है, कोई दिल के अमराज पे काम कर रहा है, कोई जिगर के ऊपर काम कर रहा है, कोई मैदे के ऊपर काम कर रहा है। अगर आप एक स्पेशलाइज्ड जॉब के ऊपर काम कर रहे हैं तो वक्त के साथ साथ आपको सारी बीमारियों का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास कोई और मरीज़ आता है तो आप क्या कहेंगे, मैं इसका इलाज नहीं कर सकता, या मसलन आपसे कोई और मरीज़ ठीक होता है और वो आगे 10 मरीज़ भेजता है, तो इसका मतलब है आपको आस्ता आस्ता वक्त के साथ साथ तमाम बीमारियों का इल्म और समझ बूझ होनी चाहिए। ग्रिप ज़्यादा लाजमी है डॉक्टर के लिए, और अगर एक ही स्पेशलाइजेशन फील्ड में चलेंगे तो काफ़ी थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है क्योंकि आपके पास हर किस्म के लोग आते हैं। देखिए स्पेशलाइजेशन का तो ये फ़ायदा होता है कि आप एक चीज़ को फोकस करते हैं, आपको उस बीमारी की ग्रिप हो जाती है, समझ आ जाती है, वो ज़्यादा मरीज़ आते हैं, वो ठीक होते हैं। लेकिन आस्ता 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 यानी अगर एक डॉक्टर, नया डॉक्टर एक बीमारी को रोज़ाना समझे तो बेहतरीन डॉक्टर बन सकते हैं। एक बीमारी को रोज़ाना समझे, ठीक है, तो बीमारी को भी समझना ज़रूरी है और दवाइयों को भी समझना ज़रूरी है। जी, बीइंग अ डॉक्टर ये तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये बताइए कि फीमेल होम्योपैथिक डॉक्टर कैसे बनी जाए? फीमेल जो होती हैं, अक्सर ख़वातीन बच्चियां भी होम्योपैथिक करती हैं, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है कि वो प्रैक्टिस बहुत कम करती हैं। जी शादी हो गई है, फलाना हो गया। फीमेल जो डॉक्टर होती हैं उनको चाहिए कि घरों के अंदर क्लिनिक बनाएं, ठीक है, एक मखसूस टाइम रख दें कि क्लिनिक इस टाइम खुलता है, उस टाइम क्लिनिक का दरवाज़ा खोल दें और घरों के अंदर उनकी प्रैक्टिस कामयाब होती है। जब वो भी मेहनत करेंगी, ख़वातीन के लिए एक मेरा मशवरा ये होता है कि वो एक आध सब्जेक्ट पे फोकस करें। जैसे वो बच्चों के अमराज पे बेहतरीन काम कर सकती हैं, ख़वातीन के अमराज पे काम कर सकती हैं। वो मैदे कोई पकड़ लें, मसलन एक खातून लिख कर लगाती है कि माहिर अमराज मैदा, इसका मतलब मैदे के मरीज़ उसके पास बहुत इकट्ठे हो जाएंगे। आजकल खुराकें ऐसी हैं, मिसाइल ऐसे हैं, हर घर में मैदे के 2-4 मरीज़ हैं। जी बिल्कुल, फूड इंडस्ट्री ने तबाह करके रख दिया है हम लोगों को। और
काफ़ी ज़्यादा जो हेल्थ इश्यूज़ हम लोग के साथ जो है आजकल लगे रहते हैं। अगर डॉक्टर साहब क्लिनिक खोल दिया डॉक्टर ने और 1 साल का दौरानिया उसका हो गया है ड्यूरेशन, और क्लिनिक जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर रहा हो किसी किस्म का, तो उसमें फिर क्या करना देखिए, चाहिए? ऐसी कोई बात नहीं है, मेहनत का फल मिलता है, कोशिश करने से सब कुछ होता है। आप अगर आपका क्लिनिक नहीं चल रहा तो आप किसी सीनियर डॉक्टर साहब से मशवरा करें कि ये मेरा मसला है, नहीं हो रहा, कहाँ पे फॉल्ट है। आप मुख्तलिफ लेक्चर लिखें। मेरा आपके लिए मशवरा ये है कि जितने भी सीनियर डॉक्टर साहबान हैं आप उनके लेक्चर लिखें, नोट करें, एक डायरी बनाएं। मिसाल के तौर पे आप एक डायरी के ऊपर 1, 2, 3 बीमारियां रोज़ाना लिखते हैं। मसलन 10 नंबर सफ़े पे बुखार है, 15 नंबर पे लकोरिया है, 20 नंबर पे बांझपन है, 25 नंबर दिल के अमराज। तो यानी पूरी डायरी के ऊपर आप बीमारियां लिखें और शुरू में इंडेक्स बनाएं कि जी मसलन ये 10 नंबर पे फ़लानी बीमारी है, 20 नंबर पे ये है, 30 पे ये है, 50 पे ये है। तो वो जो डायरी होगी वो आप रखें, यानी क्लिनिक के ऊपर रखें, ख़ास करके इसको डिस्पेंसरी में रखें। जब कोई बंदा कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे बवासीर है, मुझे लकोरिया है, या मुझे ये मसला है, या मुझे ये मसला है, ठीक है, जैसे बच्चा बोलता नहीं है, मुझे ब्लड प्रेशर का मसला है, मुझे कब्ज़ है, तो आप वो डायरी का इंडेक्स देखें 1, 2, 3, 4, वो आप मसलन लिखते हैं इसको कब्ज़ है, सफ़र नंबर 20 खोल लें, 20 खोलें जो ये दवाइयाँ मैंने पढ़ी थी। अब वो 2-3 दवाइयाँ सुबह दोपहर शाम दे दें और 2-3 पुड़ियाँ दे दें। अगर केस मुश्किल है तो उसमें कोई टिंचर भी दे सकते हैं। कैसे हो सकता है कि वो क्लिनिक ना चले? असल फॉल्ट क्या होता है कि हम जब क्लिनिक बनाते हैं तो फोकस नहीं करते, स्टडी कम करते हैं, तवज्जो नहीं करते। हम कहते हैं क्लिनिक चल जाएगा। हर इलामात के मुताबिक यानी हर मरीज़ की दवाई अलग हो सकती है। ठीक है, कुछ फार्मूले काम करते हैं, कॉस्ट फैक्टर की दवाइयाँ होती हैं। इसलिए आप जब एक डायरी बनाएंगे तो डायरी के अंदर चीज़ें लिखेंगे तो उससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा, आपकी प्रैक्टिस लाजमी बढ़ेगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि प्रैक्टिस क्यों नहीं बढ़ेगी। बाकी जो डॉक्टर्स हैं उनके मरीज़ ठीक हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उन्होंने मेहनत की है, कोशिश की है। ठीक है, आप मतलब कि बाकायदा यानी अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह पढ़ के बैठे हैं, मतलब बाकायदा तौर पे कोई रूहानी अमल करें तो इंशाल्लाह ये होता है। अगर ये जो आपने जो टिप्स बता रहे हैं, जो आप गाइड कर रहे हैं, अगर ये पहले दिन से डॉक्टर शुरू कर देगा तो मुझे नहीं लगता है कि 1 साल में उसको कोई प्रोग्रेस नहीं मिलेगी। डेफिनेटली वो प्रोग्रेस करेगा इस चीज़ के अंदर। जी। डॉक्टर साहब, आप पाकिस्तान में जो है होम्योपैथिक का फ्यूचर कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान के अंदर 40% के लगभग लोग होम्योपैथी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। उसका एक सबूत ये है कि हर गली मोहल्ले के अंदर 1, 2, 3 डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। इसका मतलब उनका क्लिनिक चल रहा है तो बैठे हुए हैं। और दूसरे नंबर पर यह होता है कि बहुत सारे अमराज ऐसे हैं कि जिनका बाकी सिस्टम से बेहतर इलाज होम्योपैथी में, जैसे एच पाइलोरी है, बांझपन के मसाइल हैं, गुर्दों के मसाइल हैं और बहुत सारे मसाइल हैं। यानी होम्योपैथी में पॉजिटिव फैक्टर को ठीक किया जाता है। तो ये जो होम्योपैथी सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, ये अब आपने देखा होगा अस्पतालों के अंदर भी डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा तरक्की हो चुकी है, मज़ीद तरक्की हो रही है। बड़े बड़े कॉलेज खुल चुके हैं, इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होम्योपैथी की डिग्री दी जा रही है। तो इस पर तो आइंदा फ्यूचर में भी बड़ा PhD लेवल पे इस पर काम हो रहा है, इंशाल्लाह MSc लेवल पे काम हो रहा है। हमारी दुआ है कि इसके अंदर बाकी प्रोग्रेस भी हो जाए, इसको भी देखा जाए, लोग इसको भी थोड़ा अप्लाई करें अपनी लाइफ के अंदर। होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट है काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल है लोगों के लिए। डॉक्टर साहब, आज का आखिरी सवाल है कि जो नौजवान डॉक्टर्स अब इंशाल्लाह क्लिनिक हम जो खोले नया, तो उनके लिए क्या पैगाम है आपको? देखिए, उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि जब आप क्लिनिक खोलते हैं तो पहली बात तो ये है कि आपको फोकस करना चाहिए कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक मुझे कामयाबी देगा। फिर आप क्लिनिक जब खोलते हैं तो क्लिनिक के अंदर मुनासिब डिस्पेंसरी बनाएं। डिस्पेंसरी के अंदर दवाइयों पे तवज्जो करें, हर किस्म की पोटेंशियाँ रखें, स्टडी करें, डेली बेस पे पढ़ें, डायरी मेंटेन करें, लेक्चर सुनें। उसके अलावा केस टेकिंग पे तवज्जो दें। जो बीमारी नया केस आता है उसको घर जाके पढ़ें। उसके अलावा टाइम पे पाबंदी करें, टाइम पे आएँ, टाइम पे जाएं, मुनासिब फ़ीस रखें।
उसके अलावा ये होता है कि आप मुख्तलिफ लेक्चर सेमिनार अटेंड करें, तो उसके अलावा सीनियर दोस्तों से मिलें, ग्रुप सीटिंग में बैठें, ठीक है। आप अपने जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनसे मिलें, दोस्तों से डिस्कस करें, ठीक है। आप जब केसेस डिस्कस करेंगे, सीनियर के पास जाएंगे, रहनुमाई लेंगे, तो यकीनी तौर पे आपकी प्रैक्टिस बनेगी। अच्छा, इसमें एक दो चार चीज़ें ज़रा काबिल तवज्जो है कि जब भी मरीज़ आता है तो उसमें क्या करें कि रजिस्टर मेंटेन करें। हर मरीज़ को एक सीरियल नंबर दें, उसको परहेज़ बताएं, बोतलें वगैरह मना करें, ठीक है। उसको वक्त पे बुलाएं, यानी अगर आप 15 दिन की दवाई देते हैं तो उसके ऊपर वापसी की तारीख लिखें, वरना तो मरीज़ महीने बाद आएगा, ठीक है। इसी तरह करके आपका रिकॉर्ड प्रॉपर होना चाहिए, यानी हर चीज़ को हमने फोकस करना है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने सेशन में बड़ी जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो दी है। जो नए डॉक्टर आने वाले हैं तो इंशाल्लाह ये जो लोग सुन रहे होंगे तो इसके बाद उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो मालूमात हो गई होगी कि डॉक्टर बनने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो व्यूवर्स, ये आज का पॉडकास्ट यहीं ख़त्म होता है। होपफुली आप लोगों ने जो है वो इसको सुना और जो भी नए डॉक्टर्स बन रहे हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो मालूमात हो गई होगी कि उनको किन चीज़ों से जो है वो गुजारना पड़ेगा और किस तरह जो है रजिस्ट्रेशन करनी है हमने, और सारा जितना भी प्रोसेस है क्लिनिक खोलने का, इन्वेस्टमेंट का, मेडिसिन, पोटेंसीज, सारी चीज़ें आपके सामने डॉक्टर साहब ने वाज़े बता दी हैं। आई होप आप एंजॉय किया होगा अपने इस चीज़ को। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में हमसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।